तो थॉमस ग्रे के बारे में हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में। अब हम कविता पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो हमारी कविता का टाइटल है इलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ओके, द फर्स्ट लाइन, द पोएम बिगिंस विथ द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ओके, द कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब होता है एक आवाज़ आती है या फिर एक घंटी बजाई जाती है कि जब दिन ख़त्म हो जाता है तब एक घंटी बजाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, चलो आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब शहरों में जहाँ वर्किंग आवर्स डिसाइड किए जाते हैं तो वहाँ सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 या 7 बजे तक, जब तक कि क्या होता है वर्किंग आवर्स होते हैं, वहाँ क्या होता है कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू मतलब कि वहाँ एक सायरन बजाया जाता है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब ये काम करने का टाइम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब टाइम हो गया है कि घरों में जाओ, खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ, ऐसा। तो कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब यहाँ इससे है कि शाम का, जब ये जो इसका बैकग्राउंड है, इस कविता का बैकग्राउंड है वो क्रिश्चियनिटी में है, ठीक है, मतलब ये इंग्लैंड में है। तो वहाँ जो कर्फ्यू का टाइम होता है, शाम के समय में कर्फ्यू बजाया जाता है या फिर घंटी बजाई जाती है। टोल्स, टोल का मतलब होता है घंटी। तो शाम को घंटी, कर्फ्यू के टाइम की घंटी बजा दी जाती है। मतलब कि अब जैसे कि हम देखते हैं कि लॉकडाउन में कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू का मतलब कि सायरन बजता है या फिर एक ऐसी घोषणा होती है कि लोग अपने घरों को लौट जाए, घर से बाहर ना निकले। तो कर्फ्यू शब्द अपना जो लॉकडाउन का कर्फ्यू है वो भी यहीं से निकल के आया हुआ है, ठीक है। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो जो नेल है या फिर क्या बोलते हैं, ये जो घंटी बजाई जाती है, तो क्योंकि चर्च हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में पहले क्या होता था, एक चर्च होता था। तो चर्च के ऊपर एक घंटी लगी हुई होती थी और जब टाइम हो जाता था या फिर प्रेयर का टाइम हो जाता था तब वो घंटी बजाई जाती थी, ताकि लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएं कि अब टाइम हो गया प्रेयर का, अब टाइम हो गया है सो जाने का, या फिर अब टाइम हो गया है काम खत्म कर देने का। तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। नेल, नेल का मतलब होता है जब आदमी मर जाता है तो उसकी अर्थी के पीछे कुछ घंटियां बजाई जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, नेल कहा जाता है, ठीक है। तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग का मतलब होता है विदा होता हुआ दिन, ठीक है। पार्टिंग डे का मतलब होता है विदा होता हुआ दिन की। अब कर्फ्यू की घंटी बज चुकी है और नेलिंग की जा रही है, बिकॉज द डे इज डाइड नाउ। यहाँ पार्टिंग डे क्या है, रात के लिए या फिर दिन के ख़त्म होने के लिए क्या किया गया है, एक मेटाफर का प्रयोग किया गया है कि दिन जैसे कि अब क्या हो गया है, एक दिन ख़त्म हो गया है, उस दिन की मौत पे हम क्या कर रहे हैं, नेलिंग कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है और कितना अच्छे से आगे वाली लाइन भी लिखी गई है, देखना। ये कविता मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में ये पढ़ी थी, तो मैं इसे बहुत पसंद भी करता हूँ वैसे। तो द लोविंग हेड विंड स्लोली ओवर द ली, ठीक है। द लोविंग, लोविंग का मतलब होता है नीचे की तरफ गर्दन किए हुए, हेड पशुओं का झुंड, विंड स्लोवली धीरे धीरे चलता है, ओवर द ली, ली का मतलब यहाँ होता है घास के मैदान, जो चारागाह होते हैं, जो पास्चर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मीडोज जो होते हैं, ठीक है। तो दिन अब खत्म हो चुका है, सीन को धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि देखो दिन ढल गया है और क्या हो रहा है, लोविंग हेड विंड स्लोवली ओवर द ली, ठीक है। धीरे धीरे जानवर जो हैं, चौपाए जानवर हैं, वो अपने गर्दन को नीचे की तरफ झुकाए हुए चारागाह पे चल रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज weary वे। अपने थके हुए रास्तों से ये जो प्लाउमैन है, प्लाउमैन का मतलब होता है हल जोतने वाले लोग, किसान जो लोग हैं, होमवर्ड घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लॉड का मतलब होता है पैर घसीटना। फिर से एक इमेज बनाने की कोशिश करो कि दिन ढल गया है, जानवर भी अपने घरों की तरफ धीरे धीरे गर्दन नीचे किए हुए चारागाहों पे चल रहे हैं। एंड द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लोड्स हिज weary वे, और प्लाउमैन जो हैं घर की तरफ पैर घसीटते हुए चल रहे हैं, किस पे, थके हुए रास्तों पे। तो
ये देखो यहाँ एक शब्द का ही प्रयोग, एक फ्रेज का प्रयोग किया गया है, वियरी वे, थके हुए रास्ते। तो क्या रास्ते थक सकते हैं क्या? नहीं, रास्ते कभी नहीं थक सकते। तो कौन थकता है? रास्तों पे चलने वाले लोग थकते हैं। तो यहाँ क्या है, ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया गया है। एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है जिसमें कि थके हुए रास्ते, तो रास्ते नहीं थकते हैं, थके हुए रास्ते नहीं होते हैं, रास्तों पे चलने वाले लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं एक्चुअली। अब उसी तरह से देखते हैं कि हम क्राइंग क्रेडल की बात करें, रोता हुआ पालना, तो पालना नहीं रो रहा है, वहाँ रो कौन रहा है? पालने में सोया हुआ बच्चा रो रहा है। तो वहाँ यहाँ किस डिवाइस का प्रयोग किया गया है? ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया गया है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब वर्ल्ड टू डार्कनेस, और जो पीछे की दुनिया है वो किसके हवाले छोड़े जा रहे हैं? अंधेरे के या फिर डार्कनेस के हवाले छोड़े जा रहे हैं। और किसके हवाले छोड़े जा रहे हैं? मेरे हवाले छोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पीछे कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बचा है और मैं बचा हूँ। बाकी जो पशु पक्षी हैं, गांव के जो लोग हैं, वो क्या कर चुके हैं? वो लोग अब जा चुके हैं, बस मैं अकेला बैठा हूँ। मतलब कि बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे चले गए हैं, मैं अकेला बैठा हूँ। आगे वाली लाइन देखते हैं। चलो आगे वाली लाइन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका राइम स्कीम क्या है। इसकी जो पहली जो स्टेंजा है जो कि 4 लाइन का है, ठीक है। तो जो 4 लाइन का स्टेंजा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टेट कहते हैं। तो इन 4 लाइन में देखो, डे, दैट इज मेकिंग राइम विथ थर्ड लाइन, द एंड ऑफ थर्ड लाइन, डे, वे। सेकेंड लाइन और 4 लाइन देखो, सेकेंड लाइन का आखिरी देखो और इसका 4 लाइन का आखिरी देखो, ली मी, ली एंड मी। तो इसका जो राइम स्कीम होगा क्या कहेंगे? पहले डे को हम क्या देंगे? ए साउंड जो आ रहा है उसको हम क्या नाम दे देंगे? ए नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड लाइन का है डे एंड वे, ये भी क्या है? फिर से सेम साउंड का रिपीटिशन और का है, तो हम फिर इसको क्या नाम दे देंगे? ए साउंड दे देंगे। लेकिन जो ली एंड मी, ये क्या है? अलग साउंड है, तो इन दोनों को हम क्या दे देंगे? अलग अलग शब्द दे देंगे। जैसे कि क्या दे देंगे? बी, बी। तो हमारा जो पहला क्वाड्रेट है इसका क्या है? राइम स्कीम क्या रहेगा? ए बी, ए बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, जो लैंडस्केप कुछ देर पहले चमक रहा था, जहाँ काफ़ी चमक थी, नाउ इट इज़ फेडिंग, धीरे धीरे अंधेरा है वो उजाले की जगह है लिए जा रहा है। ऑन द साइट, मेरी आंखों के सामने जो लैंडस्केप है जो कि उजला था, चमकीला था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? धुंधला हो रहा है, अंधेरा उसकी जगह लिए जा रहा है। एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस होल्ड, और एक शांत और गंभीर स्थिरता हवा ने ले ली है, ठीक है। हवा ने क्या कर लिया है? अपने आप को शांत कर लिया है, अपने आप को स्टिल कर लिया है, वहाँ किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हैज ड्रोनिंग फ्लाइट एंड ड्राउजी टिंकलिंग lull the distant folds। ओके, ये कह रहा है कि और कभी कभी कोई थोड़ी बहुत बीटल का मतलब होता है कोई जानवर जो उड़ते हैं, हम क्या कहते हैं उनको? बीटल को हम हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, घोंगे जैसा, या फिर कोई उड़ने वाले जानवर हैं जो कि उसका क्या है? उसके ड्रोनिंग मतलब उसके उड़ने की क्या है? आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई देती है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, ड्राउजी का मतलब होता है एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। टिंकलिंग का मतलब होता है छोटी मोटी टन टन की जो आवाज़ आती है, ठीक है। ड्राउजिंग टिंकलिंग, अब देखो भेड़ चलती है तो उसके गले में जो घंटी बंधी हुई होती है वो टन टन की आवाज़ करती है। टिंकलिंग लल का मतलब होता है थोड़ा सा नशे में कर देना, या फिर थोड़ा सा अपने आप को क्या कर देता है, मतलब कि अब क्या कहें, अब इसमें सोने जैसी स्थिति कर देता है, अवसाद ले आता है, या फिर क्या ले आता है? चेतन अवस्था थोड़ी सी कम होती रहती है। द डिस्टेंट फोल्ड्स,
ठीक है। डिस्टेंट फोल्ड का यहाँ मतलब होता है जिन चार दीवारियों के अंदर भेड़ों को और गायों को रखा जाता था उसको क्या कहा जाता है, फोल्ड्स कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि बीटल की आवाज़ आ रही है और उसके बीटल के पंखों की आवाज़ आ रही है, और आ रही है कि आवाज़ किसकी, टिंकलिंग की आवाज़ आ रही है, टनटनाट की आवाज़ आ रही है। दैट इज़ लुलिंग, जो कि क्या कर रही है, अब शांत कर रही है दूर के जो भेड़ों के जो बाड़े हैं उनको धीरे धीरे क्या कर रही है, अब शांत कर रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर। देखो इमेज, इसमें आप इमेज देखने की कोशिश करोगे तो कितनी खूबसूरत इमेज आपको दिखाई देगी। द मोपिंग ओवल डज टू द मून कंप्लेन। चलो पूरी लाइन पढ़ते हैं। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर द मोपिंग ओवल डज टू द मून कंप्लेन। ओ सच ए वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोअर मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रीजन। क्या कह रहा है देखो, दैट फ्रॉम योंडर, फार बट विजिबल। योंडर का मतलब होता है फार, थोड़ा दूर पे है, लेकिन दैट इज स्टिल विजिबल, तो अभी भी दिखाई दे रहा है। आईवी, आईवी का मतलब होता है ये जो लताएं होती हैं, ये जो बेल होती हैं। मेंटल टावर, मेंटल का मतलब होता है ओवरकोट, ठीक है। तो लिपटी हुई, किससे लिपटे हुए टावर हैं, लता से लिपटे हुए टावर है, ठीक है। तो टावर पहले के ज़माने में किसको कहा जाता था, जो चर्च का जो टावर होता है, चर्च का जो गुंबद होता है उसको टावर कहा जाता था, ठीक है। द मोपिंग ओवल, मोपिंग का मतलब मूविंग अराउंड, इधर उधर चल रहा है। ओवल डज टू द मून कंप्लेन, मून से शिकायत कर रहा है। ओवल कहाँ से, एक आइवरी टावर के बीच में, आइवरी मतलब कि बेल से लिपटे हुए टावर के बीच में कहीं एक उल्लू बैठा है, वो इधर उधर चल रहा है। एंड दैट इज ए ओवलिंग, वो हूटिंग कर रहा है और शिकायत कर रहा है, किससे, मून से शिकायत कर रहा है। क्या, ओ सच एज वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोवर, जैसे कि कोई एक आदमी, सच ए वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोवर मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रीजन, कह रहा है कि मेरे इस सीक्रेट बोवर का मतलब, बोवर का मतलब होता है जहाँ मतलब महल के वो जगह जहाँ औरतें अपना प्राइवेट रूम बना के रखती थी, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कोई आदमी मेरी एकांतता को, जो बोवर मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रीजन, एंशिएंट पुराने जमाने से, सॉलिटरी रीजन मेरा अधिकार है। उल्लू कह रहा है कि मेरा अधिकार है, सदियों से, कई शताब्दियों से, कई सदियों से, या फिर पुराने ज़माने से मेरा अधिकार रहा है कि अंधेरे में मैं ही रहूं और कोई दूसरा नहीं रह सकता, ये मेरा अधिकार है। लेकिन यहाँ कोई अजनबी आ रखा है, यहाँ कोई राइटर की बात कर रहा है, राइटर अपने लिए लिख रहा है कि मेरे बारे में उल्लू शिकायत कर रहा है कि कोई एक अजनबी आ गया है और मेरे इस रीजन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। बीनीथ दोज, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, देखो उन इल्म के पेड़ के नीचे क्या है, ऊबड़ खाबड़ कुछ पड़ा हुआ है। दैट यू ट्रीज शेड, और वही वैसा ही कुछ किसमें है, यू ट्री की क्या है, शेड में है। वेयर heaves that turf in many a moldering heap, देखो heaves मतलब कि ऊपर खाबड़ चीज़ें पड़ी हैं, एंड कुछ गुच्छे पड़े हैं, इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, और अलग अलग तरह की मोल्डरिंग किए हुए हीप्स में क्या पड़ा है, कुछ ढेरों में पड़ा है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और हर कोई अपने आप को उसी एक नैरो शेल में क्या किया है, लेड कर रखा है, सुला के रख रखा है। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, इन जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, आस पड़ोस की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये कोई शहर की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, किसी देहात की बात कर रहा है, ये किसी छोटी ढाणी की बात कर रहा है, जहाँ के क्या हैं, फोर फादर्स हैं, रूड फोर फादर्स हैं। ये नहीं कि सोफिस्टिकेटेड पीपल नहीं है, ये लोग कैसे थे, और रूड थे। रूड यहाँ इसके लिए नहीं है कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये किसके लिए, गाँव के लिए किसका प्रयोग किया गया है, रूड फोर फादर्स।
पुराने आदमी जो कि क्या है, पुरानी वंशज यहाँ सो रहे हैं, गाँव के लोग यहाँ सो रहे हैं। अभी 15 मिनट होने वाले हैं, 15 बाद में बात करेंगे। चलो बाय।